चलिए रेजोनेंस का माइंड मैप देख लेते हैं। ठीक है, कैसे मतलब सारा चीज़ याद रखना है और एक लाइन से कैसे याद रखना है। ठीक है, और जो भी चीज़ बोलूँगा सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होगा रेजोनेंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक से ही कि रेजोनेंस है क्या। तो रेजोनेंस एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होता है। और पहली बात कि ये इंट्रामोलिकुलर का क्या मतलब है। इंट्रा का मतलब विद इन होता है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये होने वाला प्रोसेस है। ठीक है, तो रेजोनेंस का पूरा डेफिनेशन ये है कि रेजोनेंस एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होता है। अब ये डीलोकलाइज्ड का क्या मतलब है। डीलोकलाइज्ड का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कंजुकेशन में होगा। ठीक है, अब ये कंजुकेशन का क्या मतलब है। तो कंजुकेशन का मतलब है कि अल्टरनेट पोजीशन पे। ठीक है, तो बेसिकली रेजोनेंस है क्या। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो रेजोनेंस एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा अल्टरनेट पोजीशन पे होगा, तभी रेजोनेंस हो सकता है। ठीक है, ये हो गया रेजोनेंस का डेफिनेशन। अब चलिए देख लेते हैं कि कंडीशन क्या क्या है रेजोनेंस का। तो 5 कंडीशन है, सिंपल। पहला कंडीशन है कि पाई पाई कंजुकेशन होना चाहिए, मतलब ये सारे कंडीशंस में रेजोनेंस होगा। तो पहला कौन सा केस हो गया कि पाई पाई, अगर पाई पाई कंजुकेशन होगा तो वहाँ पे रेजोनेंस होगा। दूसरा पाई नेगेटिव चार्ज कंजुकेशन होगा तो वहाँ पे रेजोनेंस होगा। तीसरा पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुकेशन होगा तो वहाँ पे भी रेजोनेंस होगा। फिर चौथा पाई और लोन पेयर होगा तो वहाँ पे भी रेजोनेंस होगा। और पाई और फ्री रेडिकल होगा तो वहाँ पे भी कंजुगेशन होगा। अब नोट करने वाली बात ये है, यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम भी आता है लोगों को, और ये याद रखने वाली बात भी है कि जब मान लीजिए कोई भी एटम पे फ्री रेडिकल है और वो अपना फ्री रेडिकल मतलब डोनेट कर रहा है रेजोनेंस में, तो वो जो फ्री रेडिकल डोनेट करेगा उसके बाद उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन अगर कोई भी एटम पे नेगेटिव चार्ज है और वो डोनेट कर रहा है अपना वो चार्ज मतलब रेजोनेंस में, तो वो उस पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। मतलब अगर जब आपका ये क्या बोलते हैं फ्री रेडिकल पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में, तो जिस एटम पे होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन जहाँ नेगेटिव चार्ज, अगर मान लीजिए वो फ्री रेडिकल के जगह पे नेगेटिव चार्ज हो और वो पार्टिसिपेट कर रहा है हो रेजोनेंस में, तो वहाँ पे कोई भी चार्ज मतलब रेजोनेंस होने के बाद वो नेगेटिव चार्ज डोनेट करने के बाद उस एटम पे कोई भी चार्ज नहीं आता है। ठीक है, ये एक छोटी सी बात याद रखने वाली थी। अब ये जो 5वां केस था फ्री रेडिकल वाला, ये एक्चुअल में फ्री रेडिकल होता क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 तरीके का क्लीवेज होता है। क्लीवेज का मतलब टूटना, तो 2 मतलब एक होता है होमोलेटिक क्लीवेज और एक होता है हेटेरोलेटिक क्लीवेज। होमोलेटिक क्लीवेज कब होता है, जब 2 सेम एटम के बीच का बॉन्ड टूटता है तो उसे बोलते हैं होमोलेटिक क्लीवेज। और उसमें हमारा जो बॉन्ड टूटता है तो फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। वही फ्री रेडिकल की बात हम वहाँ पे कर रहे थे, फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। और हेटेरोलेटिक प्रोसेस में अगर बॉन्ड टूटता है तो वहाँ फ्री रेडिकल ना बन के वहाँ पे आयंस बनते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए HCl का बीच का अगर बॉन्ड टूटेगा तो H+ और Cl- फॉर्म होगा। और ये मतलब इसके बीच में एक मतलब जो एरो का साइन दिखाते हैं कि मतलब वो बॉन्ड टूटा है, तो जो एरो का साइन दिखाते हैं वो बाई डायरेक्शनल एरो होता है। मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेगा वो सारा का सारा Cl अपनी ओर खींच लेगा, क्योंकि Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, ये हो गया। और मान लीजिए H2 के बॉन्ड में मतलब H2 जो कंपाउंड है इसमें जो बॉन्ड है अगर वो टूटेगा तो वहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम ही है। तो जितना मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखता है उतना वो भी रखता है। मतलब दोनों तो H ही एटम है, तो जितना एक H एटम के पास होगा उतना ही दोनों एटम के पास होगा। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन एकदम इवनली होगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर देखते हैं और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता क्या है, मतलब जो भी कंपाउंड है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है उसका सारा तरीके से स्ट्रक्चर लिख देना। ठीक है, उसी को बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और फिर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है,
वो जितना भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर है उसको वो सबको मतलब सम अप करके एक सिंगल स्ट्रक्चर जब हम बना देते हैं तो उसी को बोलते हैं हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और इसमें जो भी चीज़ मतलब परमानेंट नहीं होता उस पूरे मतलब कैनोनिकल स्ट्रक्चर में उसको डॉट डॉट से दिखाते हैं। अगर चार्ज हो तो हम डायरेक्ट चार्ज ना लिख के पार्शियली पॉजिटिव या फिर पार्शियली नेगेटिव ऐसा लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला हमारा टॉपिक है क्रॉस रेजोनेंस, ठीक है। अब देखिए ये क्रॉस रेजोनेंस का क्या चक्कर है। क्रॉस रेजोनेंस कब होता है? जब मान लीजिए एक कंपाउंड दिया है और दो तरीके मतलब एक से ज़्यादा तरीके से, अब ऐसा मान के चले कि एक से ज़्यादा तरीके से वहाँ पे ये रेजोनेंस पॉसिबल है। तो मान लीजिए राइट साइड से भी पॉसिबल है और लेफ्ट साइड से भी पॉसिबल है, कहीं से भी दो जगह से पॉसिबल है, तो उस केस में ये बनता है क्रॉस रेजोनेंस। मतलब दोनों तरीके से हम दिखाएंगे करके और बोलेंगे कि इस दोनों तरीके से पॉसिबल है, और वो केस होता है क्रॉस रेजोनेंस का, ठीक है। इसके बाद हमें देखना था कि मतलब ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर और दूसरा होता है नॉन इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड कोई सा भी है, वो कंपाउंड अगर रेजोनेंस करवाना मतलब उस कंपाउंड का रेजोनेंस करवाने के बाद फिर से वही कंपाउंड मिल जाए तो उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और नॉन इक्विवेलेंट क्या होता है, ऑब्वियसली सब लोग समझ गए होंगे कि कोई भी कंपाउंड है उसका रेजोनेंस करवाएंगे, अगर वो सेम कंपाउंड नहीं मिला तो उसे बोलेंगे नॉन इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाला है, ठीक है। इसके बाद हमें स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोल के टॉपिक पढ़ना था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रेजोनेंस में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी टॉपिक से पूछा जाता है बेसिकली, ठीक है। तो देखिए इसमें सिर्फ 4 कंडीशन याद रखना है, उस 4 कंडीशन से ही पूरा बन जाएगा स्टेबिलिटी। और ये क्या बोलते हैं, ऑर्डर वाइज है, ठीक है। मतलब अगर पहला अगर फॉलो हो गया तो वो देखेंगे, फिर दूसरा देखेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम चौथा नंबर रूल देख लेंगे, वैसा नहीं। सबसे पहले फर्स्ट रूल देखेंगे, अगर वो फॉलो नहीं होता तब सेकंड ऐसा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल क्या है कि पहला ऑक्टेट रूल है बेसिकली कि अगर कोई भी मान लीजिए 3-4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर दे दिया और पूछा कि इसका सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन सा होगा वो लिखिए, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी लिखिए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पाई बॉन्ड। पहला ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि जिस भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। मतलब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा स्टेबिलिटी ज़्यादा, पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि अगर मतलब चार्ज नहीं है, कोई भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर है और उसमें चार्ज नहीं है तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा। अगर पहला रूल ब्रेक होता है तभी हम दूसरा पे जंप करेंगे, ठीक है। पहला रूल अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जिसका ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा, ठीक है। दूसरा रूल कि चार्ज नहीं होता है किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर में तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा। अब ये भी ब्रेक कर गया तब हम तीसरा रूल पे जाएंगे। तीसरा रूल क्या है कि अनलाइक चार्ज जितना नज़दीक स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा, ठीक है। ये है तीसरा। और चौथा क्या है, मान लीजिए तीसरा भी ब्रेक कर गया, किसी में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम है और चार्ज है अगर कंपाउंड में, दूसरा रूल ऐसे ही ब्रेक। तीसरा रूल क्या बोलता है, अनलाइक चार्ज जितना नज़दीक स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा। लेकिन अनलाइक चार्ज का मतलब जितना ये नज़दीक है उतना ही दूसरे कंपाउंड में भी नज़दीक है। अगर दो कंपाउंड को कंपेयर कर रहे हैं तो वो भी ब्रेक कर जाएगा। तो चौथा रूल एकदम रामबाण है, वो उससे मतलब बन ही जाएगा। अगर ये तीनों रूल ब्रेक हुआ तो चौथा रूल ब्रेक हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर वो ब्रेक हो जाएगा तो बेसिकली दो कंपाउंड ही सेम हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, वैसा नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए चौथा रूल है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। और इसका उल्टा कर देंगे तो ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबिलिटी कम। तो घुमा फिरा के हम एक ही बात बार बार नहीं करेंगे, सिर्फ इतना याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा। बस इतना ही फॉलो करना है और ये चारों में पक्का है कि हर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से हर एक क्वेश्चन बन जाएगा।
अब इसके बाद हमें लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना था, जो कि था डोनर कौन सा है पहचानना और एक्सेप्टर कौन सा ग्रुप है उसको पहचानना। ये टॉपिक था। देखिए, तो पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, मतलब मान लीजिए कोई भी आपको दिया हुआ, मान लीजिए COOH दिया है, ठीक है, और आपसे पूछा कि ये डोनर है या फिर एक्सेप्टर है, तो एकदम आसान है। कोई भी आपको ऐसा पूछे, आप बेंजीन रिंग से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, और वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि वो ग्रुप डोनर होगा या फिर एक्सेप्टर, ठीक है। देखिए, बेंजीन रिंग से जब आप COOH को कनेक्ट करेंगे तो देखिए C डबल बॉन्ड O ऊपर आएगा और फिर साइड में OH, तो डबल बॉन्ड O, तो C के ऊपर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो C से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और C से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वो मतलब अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, देखिए बेंजीन से ले रहा है, बेंजीन आपने ऐसे ही इमेजिन करके लगा दिया और बेंजीन से ये ले रहा है मतलब एक्सेप्टर ग्रुप है, ठीक है। ऐसा कोई भी सा भी ग्रुप हो, COH हो, ठीक है, या फिर CONH2 हो, या फिर कुछ भी ऐसा हो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव, या फिर CN हो। देखिए CN में भी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये खींचेगा तो कार्बन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो अपने नीचे वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो ये सब एक्सेप्टर हो गए, ठीक है। अब डोनर कौन से होंगे, मान लीजिए किसी भी आइटम पे, जैसे मान लीजिए O पे नेगेटिव चार्ज है, कोई भी आइटम पे नेगेटिव चार्ज होगा तो वो डोनर, ठीक है। जैसे O पे नेगेटिव चार्ज मान लीजिए, ठीक है, तो वो डोनेट करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है, और इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो डोनेट करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप फिर से पैसा लेंगे तो वो तो मतलब अजीब ही चीज़ हो गया। मान लीजिए आप मतलब बहुत दयालु है, आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप पैसा दे सकते हो तो आप पैसा देंगे। वैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन देने में विश्वास करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया डोनर। कोई भी ये एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा तो वो डोनर ही होगा, ठीक है। एकदम आसान से आप ऐसे याद रख सकते हैं। या फिर कोई भी एटम पे फ्री रेडिकल होगा, फ्री रेडिकल का मतलब क्या है कि वो मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी कोई भी एटम पे अगर फ्री रेडिकल होगा तो वो डोनर ही होगा, ठीक है। ये दोनों तो हो गया। और मैंने बता दिया कि अगर कार्बन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो पक्का एक्सेप्टर होगा, क्योंकि वो अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। ऐसे सारा कार्बोनाइल ग्रुप एक्सेप्टर हो जाएगा इस थॉट से अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। और कोई भी अगर एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो डोनेट तो नहीं कर सकता, तो वो ऑब्वियसली लेगा दूसरे से, और लेगा तो ये एक्सेप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यही बस छोटा मोटा कंसेप्ट है एक्सेप्टर और डोनर का। लेकिन चलिए मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जितना ये मैंने बताया ना, ये बेसिकली GOC में काम आता है। GOC मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका नेक्स्ट चैप्टर है। GOC में ये बहुत सारा काम आता है, तो आपको वहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। रेजोनेंस में बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वही जो मैंने आपको इससे पहले बताया था, स्टेबिलिटी लिखना, ठीक है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। NO2 एक्सेप्टर है या फिर डोनर है? आप वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए, ठीक है। NO2 एक्सेप्टर है या फिर डोनर है, ठीक है। कर लिया आपने? देखिए बहुत लोग ने सोचा होगा NO2 है मतलब N के पास लोन पेयर है तो वो डोनेट करेगा, मतलब वो डोनर हो गया। नहीं, बहुत ने ऐसे सोचा होगा ना कि NO2 है, अब N है नाइट्रोजन, उसके पास लोन पेयर होता है, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो वो हमेशा डोनेट करेगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। पर नहीं, देखिए NO2 का स्ट्रक्चर बना के देखिए। NO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, N डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। तो कम है तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया, और नाइट्रोजन मान लीजिए बेंजीन से कनेक्टेड है तो वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन जैसे उसने लिया तो वो एक्सेप्टर हो गया। यहाँ NO2 के पास, NO2 जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें N के पास लोन पेयर आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही कंफ्यूज करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आता है, तो आप हर जगह गलती नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में 1-2 बार तो गलती हो जाता है, ठीक है, पर ये पॉइंट याद रखने वाली बात है, ठीक है। वैसे आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बनाएंगे तो मान लीजिए बेंजीन से NO2 दे दिया और बोला कि इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, ठीक है, तो बहुत लोग लोन पे ले लेंगे और डोनेट करके बना देंगे, वो गलत हो जाएगा, वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके हिसाब से NO2 डोनर हो गया जबकि NO2 एक्सेप्टर होता है। तो आपको बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपका पूरा गलत हो जाएगा वो,
ठीक है। तो इतना ही है बेसिकली रेजोनेंस में याद रखने वाली चीज़, इतना याद है, मतलब बहुत सारा बात आपको याद है, इससे ज़्यादा याद रखने की उतनी ज़रूरत भी नहीं है। इतना ही कंटेंट अगर आपको याद है तो आप समझिए कि आप अच्छे क्वेश्चंस रेजोनेंस के जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं वो सारे क्रैक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम GOC देखेंगे, ठीक है। आप जितना भी अभी मैंने चीज़ बोला हूँ वो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए या फिर नोट्स बना लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ऐसे ही तो याद तो नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत दिन बाद आप भूल जाएंगे, तो नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।